सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम योर मेंटर आशुतोष झा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूनिट 1 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारी पहली क्लास है इस चैप्टर की, तो हम थोड़ा सा इंट्रो की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट समटाइम इट बिहेव एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी में जिस जगह पे काम कर रहा है वो किस में आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के, यानी कि उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, ये 1D का है, ये 2D और ये 3D। तो 1D में क्या है, एक लाइन मैंने एज्यूम कर ली, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है जो कि क्या है, एरिया वेक्टर है। अगर ये लाइन जो है, यानी जो एरिया वेक्टर अगर ये इस सरफेस के बाहर की तरफ जा रहा है तब तो ये एरिया वेक्टर है। अगर ये इनवर्ड आ रहा हो, जैसे ये आ रहा है, तो ये एक एरिया वेक्टर नहीं है। 2D में कोई प्लेन सरफेस है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो इसका एरिया वेक्टर होगा। सेम इसमें भी। और जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कैसे आएगा, उसके डायरेक्शन के साथ। इसलिए हमने बोला कि समटाइम एरिया वेक्टर कैसे बिहेव करता है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह। जब बात होगी किसी 3D की, लाइक स्फेयर, स्फेयर मतलब कर्व सरफेस, तो जब भी कर्व सरफेस की बात होती है तो हम एरिया वेक्टर को क्या लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में लेते हैं, यानी डीएस वेक्टर की तरफ, जहाँ पे हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं एरिया वेक्टर का और लास्ट में सबको आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसे हम अभी थोड़ी देर बाद हमारी वीडियो के एंड में देखेंगे। फिलहाल हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिफाइन करते हैं, और ये होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस नॉर्मली। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो क्या करती है, क्रॉस करती है किसी एक सरफेस को नॉर्मली। तो अगर ये एक सरफेस है और इस पे ये फील्ड लाइन है, ठीक है, तो इस फील्ड लाइन में ये जो फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इसका फ्लक्स हम डिफाइन करेंगे कैसे, ई ए से। यानी कि बेसिकली होता है क्या, मैथमेटिकली डिफाइन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। तो फील्ड लाइन तो जो इसने सरफेस से निकल रही है परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर जो मैंने यहाँ बताया, तो इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, ये एक सरफेस है, सरफेस पे से फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है। तो फाई क्या होगा, ई डॉट ए, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, ई डॉट ए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो, वो किसी एंगल पे निकल रही है, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर रहना है, ये किसी एंगल पे निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर कंपोनेंट वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैंने ये थीटा ऊपर क्यों लिया है, तो मैंने थीटा ऊपर इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंगल बनाती है वो एंगल एरिया वेक्टर के साथ बनाती है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एंगल आएगा वो कैसे आएगा, ये कंपोनेंट के साथ आएगा, किसके, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। इसलिए कॉस थीटा ऊपर आया, साइन थीटा नीचे आया। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो मैं इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट लूंगा, जो सरफेस के क्या हो, नॉर्मल हो, सरफेस पे नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर क्या आएगा, ई कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई कॉस थीटा। तो फाई क्या आएगा, फाई आएगा ई ए कॉस थीटा। और जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो मैं यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी अगर मेरे को इसे वेक्टर टर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी हमने क्या निकाला है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए, यानी जीरो। और जीरो कब होती है, नॉर्मल। यानी कि अगर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो फाई क्या आएगा, फाई आएगा मिनिमम। मिनिमम क्यों आएगा, फाई आएगा मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर ये दोनों सेम परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो दोनों क्या है, इसके रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नॉर्मल जा रहे हैं, तो फाई क्या आ जाएगा, ई आएगा और ये होगा मैक्सिमम। और जब बात होती है मिनिमम की तो थीटा 90 पे जीरो हो जाएगा और फ्लक्स कितना होगा, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो हमारा मिनिमम फ्लक्स आता है, और अगर 0 डिग्री का एंगल होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। आगे हम वीडियो में बात करते हैं इस कर्व सरफेस के बारे में। आगे हम बात करते हैं कर्व सरफेस की। कर्व सरफेस क्या होता है, बेसिकली अभी हमने जो हमारे पिछले कुछ मिनटों में देखा, ये एक कर्व सरफेस है जिसमें चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। और क्योंकि इस पे जो हमारा एरिया वेक्टर है ये भी आना है परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लिया है जिसपे एंगल क्या बन रहा है, थीटा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है। तो इस पर क्या होगा, एरिया वेक्टर कैसे हम ds वेक्टर के टर्म में प्रेजेंट करें, क्योंकि हमने एक छोटा हिस्सा लिया है कर्व सरफेस का। तो इसमें स्मॉल फ्लक्स होगा d phi इज इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस थीटा, क्योंकि हमने इसका कौन सा कंपोनेंट लिया था, कॉस कंपोनेंट, जो कि थीटा के साथ जुड़ा हुआ था। तो अगर एक छोटे हिस्से पे फ्लक्स कितना है, ई ए कॉस थीटा, तो इसका टोटल फ्लक्स आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d phi। ठीक है, तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको वेक्टर के टर्म में कैसे लिखना है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और दोनों का वेक्टर। ठीक है, तो जब कर्व सरफेस की बात आती है तो उसमें क्लोज इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओपन इंटीग्रेशन यूज करा है, क्योंकि हमने जो इसका हिस्सा लिया था ये ओपन था, लेकिन अगर सरफेस पूरा क्लोज होगा तो हम वहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और उसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन पे ये नॉट का साइन, मतलब बीच में क्लोज का साइन। तो इसका फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो फ्लक्स के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला क्या, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, फ्लक्स कैन बी, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा नहीं सोचना कि एरिया वेक्टर क्या होता है, वो तो स्केलर होता है, ये समटाइम एज अ वेक्टर बिहेव करता है, और फ्लक्स में ये एज अ वेक्टर ही बिहेव करेगा। इसलिए हमने बोला कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा, इसलिए फ्लक्स स्केलर है। फ्लक्स क्या होता है, ये आइदर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, अब फ्लक्स के दो टाइप है, या तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जीरो का तो अलग केस है, जीरो देखेंगे। पॉजिटिव में क्या होगा, जो एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो थीटा जीरो आएगा, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है 1, तो कॉस जीरो होने पे ये तो 1 हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, ये क्या आ गया, पॉजिटिव फ्लक्स। तो यानी कि जब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मेरा फ्लक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, इनवर्ड हो। इनवर्ड कब होगी, ये जो लेटर से जो मैंने ये डायग्राम लिया पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, बट अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आए तो एरिया वेक्टर भले ही बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, इनवर्ड जाती है। तो इसलिए यहाँ पे फाई आएगा माइनस ई डी एस, क्योंकि एंगल बना 180 और कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है और फ्लक्स भी बाहर जा रहा है। ठीक है, और नेगेटिव फ्लक्स में क्या होता है, इनवर्ड फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स अंदर की तरफ लग रहा है। यूनिट क्या होती है फाई की, तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसकी नॉर्मल यूनिट हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एज अ ग्रेडियंट, अभी तक हमने ग्रेडियंट नहीं पढ़ा है, हम आगे की अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन उससे एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। ग्रेडियंट क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, हम हर बार इसको इसी टर्म में यूज करेंगे आगे भी ग्रेडियंट को। तो डी वी मतलब ये हो गया वोल्ट, डी आर मतलब कोई लेंथ यानी मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और अगर मैं उसको यहाँ पे पुट करूँ तो वोल्ट पर मीटर डॉट मीटर स्क्वायर, यानी कि डॉट ये आ गया वी डॉट एम, यानी वोल्ट मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीबीएसई के क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस हैं कि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। लाइक आपको 4 ऑप्शन दे और वहाँ पे लिखा है वोल्ट मीटर, तो अगर आपको नहीं पता कि फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर के अलावा वोल्ट मीटर भी होती है, तो माइट भी आप गलत कर दो। ठीक है, तो इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बोर्ड में। फाई की यूनिट होती है वोल्ट मीटर। डायमेंशन की बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स की डायमेंशन कैसा आएगा, ई डॉट ए, ई होता है फोर्स अपॉन क्यू चार्ज, डॉट ए एम एल टी माइनस 2 डॉट एल स्क्वायर अपॉन ए टी। इसको सॉल्व करेंगे, फ्लक्स के डायमेंशन आएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इस टॉपिक को और अच्छे से जानने के लिए हम इस पर क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर स्क्वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो गिवन है न्यूटन पर कूलम इज प्रेजेंट। तो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक सरफेस है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर ये है, तो हमें फ्लक्स बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि जस्ट वैल्यू दी हुई है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। फाई क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई और ए, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू पुट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, क्योंकि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जे डॉट जे 1 होता है, यानी जब सेम सेम होते हैं तो 1 होता है, और अगर आई डॉट जे हो तो ये 0 हो जाता है। तो 4 इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे, माइनस माइनस -3 प्लस -4। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 3 सरफेस है ए बी और सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो किधर है, आई कैप की तरफ है, यानी एक्स एक्सिस पे है, और वाई और जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, डायरेक्शन ये है। तो मैं फ्लक्स बताना है ए पे, बी पे, सी पे और पूरे सिलेंडर पे। पहला क्या है, फाई ए पे क्या होगा, जो सरफेस है ए कहाँ पे, ये वाला है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, आई कैप की तरफ। तो जो दोनों में एंगल बन रहा है वो एंगल आ रहा है 180 का, और फाई क्या होता है, फाई होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 180 होता है -1, तो फाई आ जाएगा -e पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि जो ds है एरिया वेक्टर जो है, तो सिलेंडर के इस सरफेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का होता है। ठीक है, तो फाई बी की बात करें, फाई बी कौन सा है, ये है, जहाँ पे सरफेस तो यही है लेकिन एरिया वेक्टर इस पर किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो एंगल आएगा थीटा, और कॉस 0 क्या होता है, सॉरी एंगल आएगा 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो फाई इज इक्वल्स टू ई पाई आर स्क्वायर। ये क्या आएगा, पॉजिटिव, जैसे ये आया था नेगेटिव। ठीक है, फाई सी की बात करें तो फाई सी यहाँ पे है। अब क्योंकि एरिया वेक्टर नॉर्मल होना है तो ये सरफेस के क्या जाएगा ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एक्स एक्सिस पे है, तो एंगल बनेगा 90, और कॉस 90 होता है 0, तो यानी कि यहाँ पे फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। और फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे क्या होगा, इस सिलेंडर पे क्योंकि 3 ही सरफेस हैं, अगर और भी सरफेस होते इन तीनों के अलावा तो हम पहले उसे निकालते, फिर सिलेंडर पे करते। तो फाई सिलेंडर क्या होगा, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, क्योंकि इन 3 के अलावा कोई और सरफेस नहीं है इसमें। फाई ए हम निकाल चुके हैं, फाई बी निकाल चुके हैं, और फाई सी आया 0, और क्योंकि फाई ए जो है ये क्या माइनस ऑफ फाई बी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऑलरेडी 0 है, तो सिलेंडर पे फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अभी लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।